नमस्ते। आज हम एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन पर निकलने वाले हैं जो सीधे हमारी जिंदगियों से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। अगर हम एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट की नज़र से इस पूरे कॉस्मोस को देखें तो एक बहुत ही अजीब पैराडॉक्स यानी विरोधाभास सामने आता है। डेटा कहता है कि यूनिवर्स में तीसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन है, लेकिन फिर भी अगर हम बिना स्पेस सूट के स्पेस में चले जाएं तो मौत पक्की है। ये स्पेस का वॉइड इतना हॉस्टाइल और खतरनाक क्यों है? सोचिए, जब इतनी ऑक्सीजन मौजूद है तो वहां सांस लेना नामुमकिन क्यों है? तो यही हमारी आज की इस एक्सप्लोरेशन का कोर क्वेश्चन है। स्पेस आखिर इतना सफोकेटिंग यानी दम घोटने वाला क्यों है? हम एक ऐसे यूनिवर्स में ब्रीदेबल हवा ढूंढ रहे हैं जिसका निर्माण बिग बैंग की शुरुआती गैसेस से हुआ था। उस वक्त सिर्फ दो ही प्राइमोर्डियल गैसेस का दबदबा था, हाइड्रोजन और हीलियम। आज भी यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा इन्हीं गैस क्लाउड से भरा पड़ा है और इनमें सांस लेने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अगर हम पूरे यूनिवर्स को एक जायंट केमिस्ट्री लैब की तरह देखें तो हमें वहां के एटमॉस्फेयर्स को 4 कैटेगरीज में बांटना होगा। पहली है इनर्ट गैसेस जैसे हीलियम और आर्गॉन। ये डायरेक्टली रिएक्ट तो नहीं करती पर ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती हैं जिससे सफोकेशन होता है। दूसरी कैटेगरी है टॉक्सिक। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वीनस का एटमॉस्फेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से भरा एक गर्म नरक। तीसरा है फ्लेमेबल, जैसे सैटर्न का मून टाइटन जहां मीथेन का घना स्मॉग है जो आग पकड़ सकता है। और चौथा ब्रीथेबल एयर, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक बहुत ही दुर्लभ मिश्रण। इसके अलावा बाकी पूरे कॉस्मॉस में हवा के नाम पर सिर्फ मौत का ही सामान भरा है। अब आइए देखते हैं कि ये लाइफ सेविंग एलिमेंट आखिर बनता कहां है। मरते हुए तारों की आग में। देखिए, ऑक्सीजन ऐसे ही मैजिकली अपने आप नहीं बन जाती। इसके लिए एक बहुत ही वायलेंट और एक्सप्लोजिव एस्ट्रोफिजिक्स की जरूरत होती है। बिग बैंग ने तो बस बेसिक हाइड्रोजन और हीलियम बनाया था। ऑक्सीजन जैसी हेवियर एलिमेंट्स के लिए यूनिवर्स को तारों का सहारा लेना पड़ा। एक मैसिव तारे के कोर का टेम्परेचर और प्रेशर इतना एक्सट्रीम होता है कि वहां इन एलिमेंट्स का न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। वो कोर एक भट्टी की तरह ऑक्सीजन कुक करता है और फिर जब उस मैसिव तारे की जिंदगी खत्म होती है, बूम, एक भयानक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। ये कैटेक्लिज्मिक धमाके उन ताजे बने ऑक्सीजन एटम्स को पूरी गैलेक्सी में बिखरा देते हैं। इट्स लिटरली अ मैसिव वायलेंट केमिकल फोर्ज। तो गैलेक्सी में ऑक्सीजन बिखेरने के बाद चलिए अपनी इन्वेस्टिगेशन को सीधे अर्थ पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसे बना। अगर हम अर्थ की टाइमलाइन पर ध्यान दें तो 4.6 बिलियन साल पहले ये बस एक पिघली हुई रॉक का गोला थी। इसके आसपास हाइड्रोजन और हीलियम की एक बहुत पतली सी लेयर थी जिसे सोलार विंड्स ने स्पेस में उड़ा दिया। उसके बाद जब क्रस्ट थोड़ा ठंडा हुआ तब मैसिव वॉल्केनोस फटे। इस प्रोसेस को वॉल्केनिक आउटगैसिंग कहते हैं, जिसने कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर का एक घना जहरीला स्मॉग बनाया। अगर हम टाइम ट्रैवल करके उस वक्त में जाएं तो हम इंस्टेंटली मर जाएंगे। वहां फ्री ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था। अर्थ को सांस लेने लायक बनने के लिए लगभग 2.4 बिलियन साल पहले तक का लंबा इंतजार करना पड़ा। और यहीं से शुरू होती है द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, एक ऐसी माइक्रोस्कोपिक क्रांति जिसने इस प्लैनेट की किस्मत बदल दी। यही वो मोमेंट था जिसने हमारे प्लैनेट की केमिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इसका हीरो कोई बड़ा जानवर नहीं बल्कि एक माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री थी, साइनोबैक्टीरिया। इन प्राचीन बैक्टीरिया ने एक ऐसी म्यूटेशन डेवलप की जिसे आज हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इन्होंने सनलाइट और वाटर का यूज करके एनर्जी बनाना शुरू किया और इससे निकला एक हाईली रिएक्टिव बाय प्रोडक्ट, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी O2। शुरुआती टॉक्सिक अर्थ के लिए यह नया बाय प्रोडक्ट किसी जहर से कम नहीं था। एक तरह से देखा जाए तो इन साइनोबैक्टीरिया ने उस अर्ली अर्थ को पूरी तरह से ऑक्सीजन से पॉइजन कर दिया था। शुरुआत में जब इन बायोलॉजिकल इंजन्स ने ऑक्सीजन पंप की तो वो सीधे हवा में नहीं रुकी। उसने ओशंस में मौजूद लोहे यानी आयन के साथ रिएक्ट किया और पूरे समुद्र को एक तरह से जंग लगा दिया। लिटरली द ओशंस रस्टेड। लेकिन जब अर्थ के मिनरल्स पूरी तरह से सैचुरेट हो गए तब जाकर फ्री ऑक्सीजन हवा में जमा होने लगी। मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलने वाले इस प्रोसेस ने इस सिग्नेचर को 21% पर स्टेबलाइज कर दिया। और आज यही 21% हमारे प्लैनेट पर कॉम्प्लेक्स लाइफ का सबसे बड़ा आधार है। अब अर्थ की कहानी तो हमने जान ली, पर आइए अब स्पेस में आगे बढ़ते हैं, एलियन मून्स और वहां चलने वाले रेडियोलाइसिस प्रोसेस की तरफ।
एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स हमेशा डीप स्पेस में ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन की तलाश करते हैं, पर उन्हें इन एटमॉस्फेरिक सिग्नेचर्स के फॉल्स पॉजिटिव्स को लेकर बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन बिना लाइफ के भी बन सकती है, एक एबायोटिक प्रोसेस के थ्रू। जुपिटर के आइसी मून्स जैसे यूरोपा और गैनीमेड की बर्फीली सतह पर रेडियोलाइसिस नाम का प्रोसेस लगातार चल रहा है। जुपिटर का मैसिव मैग्नेटिक फील्ड एक जाइंट एनर्जी हैमर की तरह काम करता है। इंटेंस रेडिएशन सीधे मून्स के आइस क्रस्ट पर बॉम्बार्डिंग करती है, जिससे H2O मॉलिक्यूल्स स्मैश होकर टूट जाते हैं, और जो ऑक्सीजन एटम्स फ्री होते हैं वो बॉन्ड बनाकर सीधे O2 गैस बन जाते हैं। यहां कोई बायोलॉजिकल इंजन नहीं है, ये प्योर फिजिक्स है। और अब इस चौंका देने वाले डेटा पॉइंट को सुनिए। 1000 साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि यूरोपा का बर्फीला क्रस्ट हर सेकंड रफली 1000 किलोग्राम एबायोटिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। ये अपने आप में एक मैसिव अमाउंट है, और ये हमारे दिमाग में एक बहुत ही थ्रिलिंग सवाल पैदा करता है। क्या ये रेडियोलॉजिक ऑक्सीजन उन मून्स के सबसर्फेस ओशंस में जाकर किसी तरह के लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट कर सकती है? लेकिन यहां हमें एबायोटिक और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस समझना ही होगा। स्पेस में बनने वाली एबायोटिक ऑक्सीजन एक बहुत ही फ्लीटिंग फिजिकल बाय प्रोडक्ट है। देखिए, ऑक्सीजन इनहेरेंटली बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। बनते ही ये हाइड्रोजन या कार्बन से रिएक्ट करके वापस वाटर या कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाना चाहती है। पर अर्थ पर जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन है वो एक सस्टेन्ड सरप्लस है। यहां लाइफ इतनी तेजी से और कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन पंप करती है कि पुरानी ऑक्सीजन के रिएक्ट होने से पहले नई ऑक्सीजन आ जाती है। अर्थ की असली सुपर पावर ऑक्सीजन बनाना नहीं, बल्कि उस हाईली करोसिव गैस की सप्लाई को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना है। तो इस सब का फाइनल कंक्लूजन क्या है? चलिए समझते हैं कि लाइफ के लिए एक परफेक्ट बैलेंस क्यों जरूरी है। देखिए, सिर्फ ऑक्सीजन का होना ही काफी नहीं है। हमारी सांस लेने लायक हवा इस पूरे यूनिवर्स में एक बहुत ही रेयर और डेलिकेट एनोमली है, क्योंकि इसकी रेसिपी हाइपर स्पेसिफिक है। इसमें 78% नाइट्रोजन का होना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, क्योंकि नाइट्रोजन उस हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन को सेफली डाइल्यूट करती है। अगर हम प्योर ऑक्सीजन में सांस लें तो वो इंसानों के लिए टॉक्सिक हो जाएगी। ये बैलेंस सच में बहुत नाजुक है। उदाहरण के लिए, कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान जब ऑक्सीजन स्पाइक होके 35% हो गई थी, तब उसका रिजल्ट क्या था? कीड़े मकोड़े जो अपनी स्किन से सांस लेते हैं, उन्हें इतनी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिली कि वो ईगल के साइज के हो गए थे, यानी लिटरली बाज जितने बड़े इंसेक्ट्स। इससे समझ आता है कि रेसिपी में एक छोटा सा बदलाव भी कितना ड्रामेटिक असर डाल सकता है। इस पूरी एक्सप्लोरेशन से एक फाइनल बहुत ही डीप थॉट सामने आता है। कॉस्मॉस में ऑक्सीजन बनाना कोई अनोखी बात नहीं है। तारे इसे बनाते हैं, जुपिटर का रेडिएशन इसे बनाता है। मेकिंग ऑक्सीजन इज कॉस्मिकली कॉमन। लेकिन उस हवा को ब्रीदेबल बनाए रखना, उसे सेफली डाइल्यूट करना और एक परफेक्टली स्टेबल रेसिपी मेंटेन करना, ये टोटली एक बायोलॉजिकल मिरेकल है। इस सफोकेटिंग यूनिवर्स में हमारी ये आइसोलेटेड ब्रीदेबल गैस की बबल किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। तो अगली बार जब हम एक गहरी सांस लें तो जरूर याद रखें कि उस हवा को बनने और यहां तक पहुंचने में 13.8 बिलियन साल का टाइम लगा है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए और फैसिनेटिंग डीप डाइव के साथ।